ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा, ये छलांग है हमारी, ये मैदान है हमारा, ये अरमान हमारे, ये हौसला हमारा, ये पहचान हमारी, ये साहस हमारा, ये जिद है हमारी, सारा जहां हमारा, उड़ने की हमारी, खुला आकाश हमारा, ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को साथ लेकर चलने के साथ साथ उनके समग्र विकास की कार्य करती है, लेकिन इस कार्य को सफलतापूर्वक संभव बनाने में जो हमारे बीच के पायदान के लोग होते हैं, बीच के जो लोग होते हैं जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समाज में सकारात्मक बदलाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर मुख्यतः होती है। तो बिल्कुल आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो अनुसूचित जाति से ताल्लुकात रखते हुए अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है और आरा जिले में जो जिला परिषद उसकी सदस्य है और साथ ही साथ समाज के समग्र विकास के साथ साथ अपने समाज के विकास के लिए भी कृतसंकल्पित होते हुए अपने समाज का लगातार बदलाव की एक नई दिशा को सुनिश्चित कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वंदना कुमारी जी की, जो कि जिला परिषद आरा में सदस्य और साथ ही साथ बिजनेस विमेन के रूप में भी अपनी खास पहचान रखती है। तो आइए मैं मिलती हूँ और मिलवाती हूँ अपने दर्शकों को। वंदना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल वंदना जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, जो मेरा पहला प्रश्न होगा कि ये जो आपके मन में विचार आया कि हमें अपने समाज के लिए काम करना है, कहाँ से? सर्वप्रथम मैं आपके डीडी न्यूज़ बिहार के चैनल के जितने भी देख रहे हैं हमारे दर्शक, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार करती हूँ। मेरा जो प्रश्न था कि समाज में आपके मन में ये कहाँ से आया कि आप जो है समाज का प्रतिनिधित्व करें और समाज में बदलाव की एक नई दिशा सुनिश्चित करें? सबसे पहले मैं राजनीतिक में आना नहीं चाह रही थी, सच्चाई है ये हमारे लिए, लेकिन हमारे ससुर जी जो हैं उनको बहुत शौक़ था कि हम बहू को लड़ाए चुनाव, जो कि हमारे फैमिली में ना तो मायके में कोई बिलोंग करता है राजनीतिक से, ना ससुराल में, फिर भी उनकी इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ें। उन्होंने सर्वप्रथम हमें, जब माननीय हमारे नीतीश जी का सरकार आया, 50% आरक्षण मिला महिलाओं को, तो नॉमिनेशन करवा दिया। उस समय मेरी उम्र उसी साल करीब 18 चढ़ा था, मेरा बाल विवाह भी हो गया था, तो बच्चे भी हो गए थे। चुनाव तो हमने लड़ा, चुनाव मिस कर गए, चुनाव हार गए। हारने के बाद मेरी सास बोली कि पुनः मतलब घर में उसमें घूंघट का ज़्यादा दौर था, इस तरह महिलाएं जैसे अभी चल रही इस तरह से हम लोग नहीं चला करते थे। ससुर आ जाते थे तो उनके सामने हम लोग को खड़ा हो जाना पड़ता था। मेरा बाल विवाह था तो एक बार संजोग से, आपको बताते हैं किस्सा रूपम जी, कि हम कुर्सी पर बैठे रह गए, चाचा जी आ गए, हमें नहीं पता था उठने के लिए, हमें कोई बताया नहीं उठे। पूरे गांव में ये शोर हो गया कि फलना की बहू नहीं उठी। तो ये मतलब मेरे हस्बैंड आके हमसे पूछे कि तुम क्यों नहीं उठी, तो हम कहे हमको तो जानकारी नहीं है। मतलब इस तरह का हमारा अभी कल्चर था। जब ससुराल में निकले और अपने समाज में देखे, तब हमें बदलाव लाने का एक मौका मिला। और मैं उस समय माननीय नीतीश जी का टोला सेवक विकास मित्र एक आया था। ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपके कार्यों पर आधारित आइए देखते हैं ये शॉर्ट मूवी।
समाज में बदलाव के लिए सिर्फ और सिर्फ समाज का एक पक्ष नहीं बल्कि समाज का दोनों पक्ष यानी नर और नारी दोनों की बखूबी जिम्मेदारी और दोनों के बीच का जो ताना बाना है वो जितना बेहतरीन होगा समाज का उतना ही समग्र विकास होगा। बिल्कुल। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वंदना जी से, और वंदना जी कैसे अपनी जर्नी तय करती हैं और समाज में विकास के लिए आगे बढ़ती हैं, और किस हद तक अभी तक आपने खुद का और खुद के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। तो वंदना जी आप कुछ बता रही थी। जी जी, हमने बताया कि उसमें हमारे यहाँ टोला सेवक और विकास मित्र का बहाली आया था। इसके लिए हमने जिला में निरंतर डीएम साहब से मिलते थे, बराबर हमारा नाम अखबार में आया करता था। उसमें कुछ गांव के लोग ये भी कहा करते थे हमारे ससुर जोगों की बहू को बेटा बना के घुमा रहे हैं। तो यानी आपके ससुर की कितनी अच्छी सोच थी कि अपने बहू को पुत्र की जगह रखकर देख रहे थे, यानी कि आपके जो ससुर थे वो काफी प्रगतिशील सोच के थे। जी जी, इसी वजह से आप आगे आ पाए। जी जी जी, हमारे फिर ससुर आपने जी क्या किया? क्या विकास मित्र के फॉर्म को भरा या विकास मित्र बनी, क्या कार्य किया? विकास मित्र का फॉर्म भी भरा और कुछ विकास मित्र में गड़बड़ियाँ आ रही थी तो डीएम साहब से मिला के और सर्वे करवा के पुनः हम अपने समाज को वहाँ विकास मित्र में बहाल। मैं खुद विकास मित्र रही भी 6 महीना। अच्छा। 2010 में उसका लड़ाई लड़ते लड़ते 2010 में हम बहाल भी हुए, हम खुद बहाल हुए। और समझिए कि उसमें हम मैट्रिक भी नहीं पास किए, मैट्रिक पास करके और विकास मित्र भी बने। फिर विकास मित्र बनी, विकास मित्र से चुनाव का सफर कैसे? विकास मित्र में और जब समाज में बदलाव के लिए ये आपने विकास विकास मित्र से आप चुनाव तक के सफर में आपको क्यों लगा कि हमें चुनाव लड़कर ही समाज सेवा करना है? जब हम अपने समाज में जाते थे और हम अपना मैके के फैमिली से तो मैं कभी ये चीज़ देखी नहीं, लेकिन जब ससुराल में गई और गांव-गांव जब घूमी चुनाव में और देखा स्थिति कि नहीं कुछ बदलाव चाहिए, खास तौर से हमारे समाज में। आप किस समाज से ताल्लुकात रखते हम हैं? तो अनुसूचित जाति से रखते, उसमें भी रजवाड़ जाति से हूँ जो कि 22वें पावदान पे मेरा नाम है, उसके बाद एक किसी का नाम है। वो देखिएगा बहुत नीचे वाली सूची में हमारे समाज में नहीं तो अभी तक कोई। तो क्या आपके समाज में शिक्षा समुचित है, महिलाओं का विकास समुचित हो पाया है? कि देखिए जो हमारी सरकार है वो लगातार कार्य कर रही है, और सरकार इसलिए सिर्फ नहीं कार्य कर रही है कि एक जाति विशेष तौर पर एक वर्ण आगे आए, बल्कि समाज की सभी वर्ग आगे आए और महिलाएं स्पेशली। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो हम सभी अवगत हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 2005 और 6 के बीच में महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ बैठी हुई हैं। और साथ ही साथ अगर आरक्षण की बात की जाए तो देश में पहला राज्य बिहार रहा जिसमें 35% का आरक्षण हमारी लड़कियों को दिया गया नौकरियों में 2017 में। जी। तो आप इसका लाभ उठाकर आगे आई। आपको क्यों लगा कि मुसहर समाज जो हमारा है वो पिछड़ रहा है? क्या बालिकाओं की शिक्षा में कमी है? अब तक आप क्या कार्य की है? अभी जस्ट हम 2 दिन पहले हमारे माननीय 2 दिन पहले एक डीडीसी साहब से मुलाकात हुआ जो पूर्व में हमारे यहाँ रहा करते थे। तो उन्होंने बताया कि अभी 26 जनवरी को पिंक बस चल रहा था, तो उसमें हम 10 लड़की का नाम दिए थे। उन्होंने हमसे मांगा था मुसहर समाज से, तो हम दोनों समाज से, अपने समाज में भी लड़कियां दिए और उस समाज से भी ढूंढ ढांड के दिए खोज के। ऐसे तो जल्दी मिलती नहीं है इंटरनेट। शिक्षा क्या बहुत कारण है? शिक्षा पीछे। तो शिक्षा के लिए आपने क्या किया? शिक्षा के लिए हम हमेशा जागरूक करते। कैसे? घर घर जाकर और लड़कियों को कहते बेटा पढ़ो, पढ़ोगी तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग हमसे सीखो। खुद हम शादी के बाद मैट्रिक किए हैं, पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, और उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर लिया। हमको ये भी चाहा था कि आगे और भी पढ़ाई हम जारी रखें। बहुत अच्छे उदाहरण है आप जी कि विवाह के पश्चात आपने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है, और आपके इसमें परिवार के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। जी, आपके प्रगतिशील सोच वाले आपके ससुर जी ने आपका साथ दिया। जी जी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे अगर पिता हर बहुओं को मिल जाए तो आवश्यकता नहीं है फिर सरकार इसके लिए मुहिम अलग से चलाए। जी जी। तो ये अब आप अपने उदाहरण के साथ कितने लड़कियों के जीवन को बदलाव की दिशा में और सकारात्मक बदलाव और परिवर्तन की जो आपने किया है? हमारे समाज में देखिए 2-3 चीज बराबर हम देखने को मिलता है, उसको हम चेंजिंग भी ला रहे हैं। अभी पूरा चेंजिंग नहीं हुआ है, इस पर हम काम भी कर रहे हैं। जैसे हमारा मुसहर समाज, कितना भी दारू बंद है फिर भी वो गुप्त रूप से महुआ घर में बना के यूज करते हैं, महिलाएं भी यूज करती हैं। अब
और इसके लिए आपने जागरूक उसके लिए मद्य निषेध, क्योंकि बिहार सरकार जो है ड्राई स्टेट में आता है और मद्य निषेध कानून लाई गई है, लेकिन आप लोग जैसे जनप्रतिनिधि इसे देखते हैं तो कैसे रोकते हैं? क्योंकि बहुत अच्छी आपने बात जी, कही है, जी, तो मैं जी। पूछ रही हूँ। हमने एक बार डीएम साहब से मिलकर और शिकायत जो मेन इसका होता है उसको उसके लिए शिकायत की है। उसके बाद महिलाओं को समझाते हैं, जागरूक करते हैं, कम से कम आप बदलिएगा तभी आपका बच्चा बदलेगा। आप नहीं बदलोगे तो खुद बच्चा का जनरेशन वही हम लोग का रह जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को अभी भी और मेहनत करना है और कर भी रहे हैं। इस पर हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं माननीय लोग से, ऐसा ऐसा है। अब हम आपके दूसरे पक्ष में आते हैं। आप, क्योंकि आपने खुद कहा कि मैं कुरीति का शिकार हो चुकी हूँ, मेरा बाल विवाह किया गया, लेकिन मुझे घर में इतना सपोर्ट किया गया कि मैं आगे आई। जब मुझे पढ़ना चाहिए था तब आपके गोद भर चुके थे, और फिर आपने अपनी पढ़ाई की, शिक्षा दीक्षा की, और आज आप नेतृत्व कर रही हैं समाज का। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी तक आपने अपनी सूझबूझ और अपनी कोशिश से लगभग कितनी बालिकाओं को बाल विवाह से रोका है? हमारे शादी होने के बाद मैं अपने गांव में तो बाल विवाह एकदम बॉन्ड कर दिए हैं। खास तौर से हमारे घर में भी बाल विवाह बहुत हो चुका था। हमारे आने के बाद एक दो हुआ, लेकिन उसके बाद हमने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। गुड। तो क्या इसके वजह से आपको समाज का तिरस्कार नहीं सहना पड़ा? क्योंकि जो सामाजिक ताना बाना वो बहुत अलग तरीके का है। अगर बेटी की बच्ची है और कहा जाता है अच्छा बेटी तो बस पराया धन है, निपटा देते हैं, लेकिन इस स्थिति में जो लोग रोकने जाते हैं उनको तरह तरह के झंझावात झेलने पड़ते हैं। तो आप कैसे उस प्रेशर को झेली, तो कैसे समझाएं? वो तो बहुत समझाना पड़ता तो है। टेलीविजन में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, सामने जो हमारे दर्शक आपको इस वक्त देख पा रहे हैं, कि बाल विवाह क्यों नहीं करना चाहिए और क्या क्या बाल विवाह, आप क्योंकि बाल विवाह के शिकार हो चुकी हैं तो ठीक है आपको परिवार अच्छा मिला, लेकिन क्या क्या झेलना पड़ता है हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बाल विवाह सबसे पहला ये तो बहुत कुरीति ये समाज है। पहले इसलिए किया जाता था कि 5 साल का डिफरेंस मिलता था, गौना लोग बाद में करता था, और अब है कि गौना और शादी दोनों साथ में हो जाता है। कहीं अब गौना का रिवाज ख़त्म हो चुका है हमारे समाज में, अब कहीं भी गौना नहीं सुनने को मिलता है। नहीं तो पहले होता था क्या कि शादी कर दिया जाता था और गौना 10 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, तब ये होता था बाल विवाह। लेकिन अब है कि तुरंत शादी के बाद तुरंत लड़का वाला लड़की को ले जाता है। तो ये चीज़ को हमने समाज में बताया कि पहले और अब में ये अंतर है कि आप बच्ची आपकी तैयार नहीं है शादी के लिए। पहले का था कि आपका समाज रुक जाता था 5 साल, लेकिन अब आपका समाज रुक नहीं रहा है, लड़का वाला तुरंत ले जा रहा है। अगर किसी तरह रोक भी लीजिएगा, 1 से 2 साल रुकेगा, उसके बाद आपको तुरंत गौना करना पड़ेगा। यानी लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से जब तक तैयार नहीं होती है तब तक विवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक बनावट भी लड़कियों की ऐसी होती है। क्योंकि अगर शादी होती है तो निश्चित तौर पर 1 वर्ष के बाद बच्चे की भी लोग उम्मीदें करते हैं और लड़की का शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता है, ना मानसिक विकास। बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं वंदना जी आप। अब हम आपके दूसरे पक्ष में आते हैं। बिल्कुल उड़ती उड़ती खबर ये भी है कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी है। तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप जिस समाज से ताल्लुकात रखती हैं और घर से निकल कर पढ़ाई करना, पढ़ाई के बाद राजनीतिक सफ़र को तय करना और साथ में बिजनेस वुमेन के रूप में भी अपनी खास पहचान बनाना, सफ़र बहुत कठिन भरा रहा होगा, बहुत लंबा और कठिन रहा। रास्ते, हाँ, पगडंडियाँ काफ़ी कठिन रही होंगी, लेकिन आपने तय किया है। तो मैं जानना चाहूँगी आपका किस चीज़ का बिजनेस है और आप अब तक क्या मतलब अपने माध्यम से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पाई हैं? उद्योग के लिए तो हमेशा हम तत्परता और महिलाओं को प्रेरित करते रहते हैं। जीविका के द्वारा भी अभी इस साल जो जीविका का जो चला, और जीविका दीदी लोग इस बार तो बहुत जागरूक रही। 2006 से जीविका चल रहा है, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा जीविका दीदी लोग जागरूक हो गई हैं। तो उनको किस तरह का अचार बनाना है या सिलाई मशीन आपको अवेलेबल करवाना है, इस तरह का हमारे समाज में हमारे द्वारा हमेशा किया गया है। उसका उद्घाटन भी हम लोग जाते, जब हम लोग प्रेरित करते हैं तो लोग उद्घाटन भी आते हैं करवाने के लिए। तो हम लोग उद्घाटन भी, उसमें अच्छा भी लगता है कि चलिए हम लोग प्रेरित किए हैं तो उद्घाटन भी करते हैं। और जिला में भी जहाँ सहयोग होती है, माननीय मंत्री जी से सहयोग लेना पड़ता है तो उनसे लेते हैं, माननीय डीएम जी से सहयोग लेना पड़ता है तो उनसे लेते हैं। सभी लोग से सहयोग लेकर और ये काम को हम लोग सफल बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं कि जीविका दीदियों को आप सपोर्ट करती हैं और उनको प्रेरित करती हैं। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि घर घर जाके महिलाओं को समझाना भी बहुत भारी मुश्किल काम होता है, तो आप उनको कैसे समझा पाती हैं? किन दीदियों को, किन बहनों को आप टारगेट करती हैं
कि वो जो है बिजनेस करे, और कैसे आप उनकी स्थितियों से उनको आगे निकालती हैं? सर्वप्रथम बताते जो जीविका दीदी काम करना चाहती है, इस साल तो खैर सब घर में छूट मिल गया, लेकिन पहले हर घर में इस तरह का छूट नहीं मिलता था। उनको बहुत समझाना, उनसे ज़्यादा उनकी सास हो या उनकी माँ हो, उनके पिता हो, उन लोगों को समझाना पड़ता था। अब एक सवाल ये उठता है वंदना जी, क्योंकि आप जिला परिषद की सदस्य हैं, तो सरकारी योजनाएं बहुत सी चलती हैं जी, है ना, चाहे वो बड़े बुजुर्गों के लिए हो, मतलब पुरुषों के लिए भी हो और महिलाओं के लिए भी है, तो उन योजनाओं का लाभ आप जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचा पाती हैं? आप फिर से क्वेश्चन अपना कीजिएगा। सरकारी जो योजनाएं जी हैं, जी जी, हम समझ गए। उसे पहले पूरी बात सुन ली जाए कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो हमारी जो गांव समाज में महिलाएं हैं वो नहीं जानती होती हैं, क्योंकि घर से बाहर बेचारी नहीं निकलती हैं, बहुत अवेयरनेस की कमी होती है। वो बस खेतों में काम करना, अपने परिवार को संभालना, या जो उनकी काम है बस उससे आगे वो नहीं बढ़ पाती हैं। तो ऐसे में एक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा काम होता है कि वो जो घर में बैठी हुई महिला और पुरुष है जो सिर्फ सीमित दायरे में है, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो आप कैसे उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाती हैं? हम जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायत, जो पंचायत से जुड़ा हुआ होता है, हम लोग तो घर घर के हैं, हम लोग हमेशा घर में जाने वाले नेता हैं। साथ महिलाओं के लिए यही रहता है कि हम लोग घर में घुस जाते हैं, जेंट्स लोग को तो सोचना पड़ता है, हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है। तो यही मैं पूछ रही हूँ कि लाभ सरकारी योजनाओं का आप कैसे पहुंचा पाती हैं? मान लीजिए कोई मुसहर समाज के हमारे लोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं, ठीक है, उनका घर नहीं बना है, तो सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल होता है कि उन लोगों को घर निर्माण करके, उनकी जमीन पर घर निर्माण करके दिया जाए, और उसके लिए कुछ आवंटन की गई है राशि। जी जी, तो पीएम आवास, उसका लाभ आप कैसे पहुंचा पाती हैं? पीएम आवास के लिए हम लोग सहायक से मिलते हैं, और जमीनी जो सचमुच धरातल पर होना चाहिए उन लोगों का नाम हम हमेशा बीडीओ साहब से मिलकर, और ख़ास तौर से इसमें तो हम लोग को हस्तक्षेप नहीं, मुखिया जी लोग का ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है, लेकिन हम लोग अलग से मिलकर। इन केस अगर मुखिया जी का हस्तक्षेप रहता है, ये बात सही है, मुखिया जी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। कभी कभी हम लोगों के सामने ऐसे केसेस आए हैं कि मुखिया को पता है कि उसको ज़रूरत है, फिर भी जो है उसकी ज़रूरत को नहीं पूरी की जा रही है अपने कुछ पर्सनल ईगो की वजह से, तो आप उनको कैसे सपोर्ट करते हैं? यही तो बात हम कह रहे हैं, हमने अपने बीडीओ साहब से मिलकर हमने कहा कि हमारा 8 पंचायत है, 8 पंचायत में अगर हम 4 दे रहे हैं, चुन चुन के दे रहे हैं, आप नहीं हो तो जांच करवा लीजिए अपने सहायक से। धांधली भी वहाँ नहीं होता है, तो उन लोग जांच करवा के दिए इस बार। अच्छा, तो ये तो धरातल पर उतर गया हमारे द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी जो अब आते हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से पुरुष हैं जो उम्र दराज हो चुके हैं, 60 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, तो उनके लिए जो है मुख्यमंत्री की ओर से, जो है बिहार सरकार की ओर से, समाज सुधार की ओर से सामाजिक पेंशन भी दिया जाता है, और हमारी जो विधवाएं महिलाएं हैं, दिव्यांग भाई बंधु, उनके लिए, तो क्या आप उन लोगों के लिए भी आप लोग कार्य करती हैं? कैंप लगता है, कैंप में भागीदारी बनती है, और जो भी छूटे हुए रहते हैं उनको कैंप के द्वारा जुड़वा दिया जाता है। और बालिकाओं के उत्थान के लिए आप लोग क्या कार्य कर रही हैं? अभी हम थोड़ा देर पहले आपसे बता रहे थे कि बालिकाओं के लिए खासतौर से हमारा ध्यान रहता है कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, और उनका उत्थान होगा तभी पूरे परिवार का उत्थान होगा। नारी में पूरा परिवार भरा हुआ होता है, जेंट्स तो एक होता है, लेकिन नारी जब उत्थान किसी के लिए होता है तो पूरा परिवार का उत्थान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल चलते चलते, क्योंकि समय की मैं देख पा रही हूँ कि समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो मैंने पहले भी किया था कि आप घर से निकलती हैं, शादी के बाद आपके ससुर के द्वारा आपको सपोर्ट किया जाता है, आप पढ़ाई करती हैं, और जनप्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ विराजमान भी हैं, और आपने बिजनेस भी करती हैं जैसे कि मुझे जानकारी है। तो अभी तक आपने अपने इन कार्यों में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है? लगभग हमारा हर क्षेत्र में, और पेपर में कभी कठिन होगा तो हम यहाँ पर ले आते हैं। और आपके मुखारबिंद से सुनेंगे, हमारे दर्शक लाइव सुन रहे हैं आपको। उद्वत नगर में भी हुआ है हमारा, अपना 2011 में हम जब तरारी में थे तो वहाँ पर भी हम लोग कुछ करवाए हैं। अपने गांव में भी हमेशा बकरी किसी को खरीद के दिलवा दिए। हमेशा क्वेश्चन हमारे जब सदन में होता था तो एक महाशय थे, वो बार बार कहते आप मुर्गी और ये बकरी पर क्यों चली आती हैं? हम कहे कि उससे महिलाओं का उत्थान होता है। महिलाएं घर में बैठे बैठे कम से कम बकरी पाल के और बेच के अपना कुछ कर तो सकती हैं।
तो ये हमारा हमेशा ये रहता था क्वेश्चन, और उस चीज़ को हम हमेशा धरातल पर लाने का काम किया करते थे। वाह, बहुत बढ़िया। तो वंदना जी, गरीबों की गाय भी कही जाती है बकरी, और एटीएम भी कहा जाता है। बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और अपना कीमती समय दिया है। जनप्रतिनिधि के रूप में आप कार्य कर रही हैं। निश्चित तौर पर महिलाओं के समग्र विकास और समाज के समग्र विकास या सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि बदलते दौर के साथ कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को भी आगे लाया जाए और वो खुद में भी आगे आने का प्रयास करें। लेकिन इसके पीछे आवश्यकता है आप क्या अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अगर कोई व्यक्ति आपको साथ दे रहा है तो निश्चित तौर पर आप आगे आ ही जाएंगे, लेकिन अगर कोई नहीं साथ दे रहा है तो आवश्यकता है खुद का साथ खुद दे। तो बिल्कुल इसी का जीता जागता उदाहरण वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और अब वक्त हो चुका है बिल्कुल आरोग्य रहने का, यानी आरोग्य योगा का। तो आइए देखते हैं आरोग्य योगा में आज क्या है खास, और हमारी महिलाएं कैसे अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखेंगी। आप ताड़ासन की पोजीशन से अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाते हैं और नमस्कार मुद्रा में जाते हैं। सांस छोड़ते हुए आप अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए घुटनों को मोड़ते हैं। अपने शरीर का वजन एड़ी तक ले जाइए और जहां वो वजन एड़ी पर पूरा आ जाए ये क्रिया वहीं रोक दीजिए। उत्कट आसन के जरिए आपकी थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, बैक मसल्स और ऑर्गेनिक बॉडी सबको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा जब आप अपना हाथ खींचते हैं तो डायफ्राम में एक जेंटल मसाज होता है जो आपकी हार्ट की एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से करीबन 10 से 15 सेकंड रहने के बाद सांस लेते हुए आप फिर से ताड़ासन की पोजीशन में आते हैं, जिसमें हाथ आपका ऊर्ध्वस्थासन में है और नमस्कार की मुद्रा है। सांस छोड़ते हुए फिर आप अपने हाथों को हिप जॉइंट के पास लाते हैं और ताड़ासन में खड़े हो जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया है, ये सोच के मत डरिए कि ये कठिन आसन है, आपके घुटने में दर्द है, आप कैसे करेंगे। हम आपको इसका भी एक बहुत ही आसान इम्प्रोवाइजेशन सिखाएंगे। अब हम आपको उत्कट आसन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए भी आप दीवार के सहारे खड़े होंगे और दीवार आपका गुरु बनेगी। ये पोज भी ताड़ासन से ही शुरू होता है, लेकिन इस वक्त आप बैक टू बैक हैं, यानी दीवार से बिल्कुल आपकी बैक जुड़ी रहेगी। एक बार ताड़ासन में स्थापित हो जाने के बाद आप अपने पैरों के पंजों से 6 से 8 इंच दीवार से आगे बढ़ेंगे, लेकिन शरीर दीवार से चिपका रहना चाहिए, यानी पूरी स्पाइन, पूरी टॉर्सो दीवार से चिपकी रहेगी। इसके बाद आप अपने हाथ उठाएंगे और रस्सी को पकड़ेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ये इम्प्रोवाइजेशन उन लोगों के लिए है जिनकी पीठ में दर्द है, घुटने में दर्द है या एंकल में स्वेलिंग या दर्द है। रस्सी पकड़ने से आपके शरीर का भार रस्सी ले लेती है। फिर आप एक्सहेल करते हुए अपने बैक को रगड़ेंगे दीवार पे और बटक बोन को ज़मीन की ओर जाने देंगे। जैसे ही आपकी पैर 90 डिग्री पे मुड़ते हैं, आप वहाँ इस रखने की क्रिया को रोक देंगे। ये इम्प्रोवाइजेशन आपकी क्वाड्रिसेप्स में बहुत ताकत लाता है। अगर आपकी क्वाड्रिसेप्स मजबूत हैं तो घुटने की आधे से ज़्यादा बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। ये आपकी स्पाइन में बहुत ताकत लाता है। इस पर्टिकुलर इम्प्रोवाइजेशन में आप 30 सेकंड से शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीमे से सांस लेते हुए आप ऊपर उठ के सीधे खड़े हो जाते हैं और वापस ताड़ासन में दीवार से सट जाते हैं। पहले कि हम आपको छोड़े तो बिल्कुल आवश्यकता है बदलते और समाज में परिवर्तन के लिए पहले खुद के विकास की। जब तक आप खुद का विकास नहीं करेंगे तब तक आप समाज का विकास नहीं कर सकते। इसलिए अपने स्किल डेवलपमेंट को जरूर मजबूत करें और खुश रहें, बिंदास रहें। मुलाकाश कार्यक्रम में मैं रूपम त्रिविक्रम आप सभी से अपनी पूरी टीम के साथ लेती हूँ विदा। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। ये अरमान हमारे